नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय मानसून और एल नीनो के बारे में। अर्थात देखेंगे कि एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब मैं आपको बता दूं कि जो मैं मानसून की श्रृंखला चला रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने मानसून की क्रियाविधि पढ़ी थी, शीतकाल की क्रियाविधि में मैंने देख चुका था, और मानसून की अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, लौटता मानसून क्या होता है, सभी टर्म हम समझ चुके थे। लेकिन हर बार जब मानसून आने वाला होता है तो पेपरों में एक न्यूज़ छपने लगती है कि आखिर इस बार एल नीनो का प्रभाव रहेगा कि ला नीना का प्रभाव रहेगा। इस तरीके से आपको हेडलाइन में देखने को मिलता है। और आप एक बार में बस इतना समझ लेते हैं कि एल नीनो एक गर्म जलधारा जिसका प्रभाव भारत पे पड़ता है, या बेसिक तौर पर आप बस इतना जानते हैं एल नीनो इस बार मानसून जो है वो इस बार अच्छी बारिश नहीं होगी, या इस बार ला नीना है बारिश अच्छी होगी। इस तरीके के आप पेपर में टर्म पढ़ते रहते हैं। तो आखिर टर्म के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि आखिर टर्म कैसे काम करते हैं और एल नीना ला नीना क्या होता है। विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखते हैं एल नीना और ला नीनो के बारे में। मुख्य रूप से भारतीय मानसून पर जो प्रभाव जो आप हेडलाइन पढ़ते हैं वो एल नीनो के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो एल नीनो को आइए देखते हैं एल नीनो क्या होता है। आपको बता दूं कि पूरी पृथ्वी पर जब हम बात करेंगे ग्लोब की, तो ग्लोब की अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरे ग्लोब पर क्या होती है कि समुद्री क्षेत्रों में जलधाराएं चलती हैं। जलधारा का मतलब जल में जो समुद्र में जो धाराएं बहती हैं उनको जलधारा कहते हैं, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गर्म जलधारा और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर ठंडी जलधारा के रूप में बहती हैं। ये तो आप जानते ही हैं। आइए बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं कि आखिर होता क्या। आपको मैंने इससे पहले बताया था कि होता क्या है कि जैसे कोई क्षेत्र होता है, वो उस क्षेत्र में जहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत होती हैं वहाँ पर क्या होता है, ITCZ का क्षेत्र बनता है। और ITCZ का क्षेत्र बनने की वजह से क्या होता है, वो क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अर्थात ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और ये वहाँ पर बनता है जहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत होती हैं। तो सूरज की किरणें लंबवत होती हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा जो होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, मतलब हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठ जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, एक कमरे में किसी आप बंद हो, एक कमरे में 50 लोगों को बैठा दिया तो अब गर्मी लगेगी, सब दूर दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो होता है प्रेशर लो हो जाता है। कहने का मतलब ये कि गर्मी ज़्यादा लगती तो हवा जो होती है ऊपर की उठती। जिस तरीके से आप गर्मी लगेगी तो कमरे से बाहर भागें, ठंडी में सब लोग पास आ जाएंगे ताकि ठंड कम लगे, हवा जो होती है वो बैठती है, भारी हो जाती। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ITCZ का क्षेत्र होता है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, ये आप जो देश देख रहे हैं ये पापुआ न्यू गिनी इस तरफ है और इस तरफ एरियन जा है, पूरा न्यू गिनी द्वीप है। ये सेलेबीच है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोर्नियो है, जावा है, सुमात्रा है, और ये पूरा मलेशिया कह रहे भारत है। इधर उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। मेन शुरुआत यहीं से होती है। एल नीनो को हम यहीं से समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आपको बता दूं कि यहाँ पर एक जलधारा चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरू की जलधारा। पेरू की जलधारा यहाँ पर चलती है। कौन सी जलधारा? पेरू की जलधारा यहाँ पर चलती है। अब पेरू की जलधारा जब यहाँ पर चलती है, पेरू की जलधारा, तो ये कैसी, एक ठंडी जलधारा है। अभी मैंने बताया जो जलधारा ध्रुवों से उत्तर की ओर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ठंडी जलधारा होती है। नीचे की तरफ से आती है, इसको बोलते हैं पेरू की जलधारा। एक ऐसी ठंडी जलधारा है। अब पेरू की जलधारा, अब हम बात करेंगे सितंबर के महीने से। सितंबर का महीना जो इस समय चल रहा है, सितंबर के महीने में हम देखेंगे तो सूरज जो होता है कहाँ पर चमकता है, सूरज जो होता है वो विषुवत रेखा पर चमकता है। सूरज कहाँ पर चमकता है? विषुवत रेखा पर चमकता है। सितंबर के महीने 22 सितंबर के आसपास का आप देखें। सबसे पहले 22 सितंबर के बाद सूरज यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर लंबवत जब चमकेगा तो इस जगह का टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। क्या होता है? काफ़ी बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो होता है विषुवत रेखा के आसपास काफ़ी बढ़ जाता है। और उस जगह पे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एरिया जो होता है, इस जगह पर जो प्रशांत महासागर का पूर्वी एरिया है, पूर्वी प्रशांत महासागर का क्षेत्र, वहाँ पर क्या होता है, पानी जो होता है काफ़ी गर्म हो जाता है। इस जगह का पानी जो होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। सितंबर का महीना चल रहा है, आप महीने में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सितंबर के महीने की बात कर रहा हूँ। सितंबर के महीने में टेम्परेचर जो होता है वो मतलब कि विषुवत रेखा पर सूरज लंबवत चमकता है। और उसके बाद में सितंबर में इस जगह पर क्या होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब चूंकि होता क्या है, यहाँ से कन्वेक्शन करंट ऊपर उठती हैं, लेकिन पानी जो होता है वो उतना ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाएगा, इसलिए पानी यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है, गर्म पानी। सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, नवंबर के बाद दिसंबर आता है। अब सूरज जो है वो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दक्षिणायन की ओर चलता चला जा रहा है। मतलब कहाँ पर सूरज दिसंबर के महीने पर कहाँ पर चमकेगा? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर चमकेगा, मकर रेखा पर। नीचे की तरफ एक मकर रेखा है, ऊपर की तरफ एक कर्क रेखा है।
यहाँ पर आकर के सूरज सितंबर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सूरज जो होता है वो मकर रेखा की ओर चमकने लगता है। तो ITCZ का जो क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि सितंबर में यहाँ था, अक्टूबर में यहाँ, नवंबर में यहाँ, दिसंबर में यहाँ, क्योंकि सूरज क्या होता है इसी तरीके से नीचे की तरफ खिसकेगा। जब सूरज दिसंबर के महीने में यहाँ पर जब आता है तो इस जगह की जो ये गर्म जो पानी था वो भी जब यहाँ पर पानी जब गर्म था तो जब यहाँ पर ITCZ का क्षेत्र जो है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो इस तरीके से जो होती है वो चलने लगती है। कहाँ की तरफ? दिसंबर की तरफ। अभी मैंने बताया आपको पहले कि जहाँ पर सूरज लंबवत होता है वहाँ पर ITCZ का क्षेत्र मिलता है, वहाँ पर व्यापारिक पवनें आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर आया तो व्यापारिक पवनें यहाँ पर मिलेंगी और व्यापारिक पवनें जब चलेंगी तो जो यहाँ पे जो गर्म पानी था इस गर्म पानी को नीचे की ओर लाते हैं। कहाँ पर? इस जगह पर। ये नीचे की ओर पानी जो होता है गर्म पानी इस जगह पर आ जाता है और जो पेरू की जलधारा चल रही होती है इसको विस्थापित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। और इस वजह से क्या होता है जो ये इसको प्रति पेरू की जलधारा बोलते हैं, एंटी पेरू। ये इसको पेरू या हमबोल बोलते हैं तो इसको एंटी पेरू बोलते हैं। पेरू का मतलब इसको इसलिए क्योंकि ये पेरू की जलधारा या पेरू देश है यहाँ पर, उसके नीचे ये जलधारा को ये नीचे विस्थापित कर देती है, इसको प्रति पेरू की जलधारा बोलते हैं। और ये ऊपर से गर्म नीचे से ठंडा, ये क्या होता है ये यहाँ पर एक बैंक बनता है। वो बैंक मतलब कि जैसे समुद्री क्षेत्र में जो बनता है, समुद्री क्षेत्रों में जहाँ पर ठंडा और गर्म मिलता है वहाँ पर उसको बैंक बोलते हैं। जैसे ग्रांड बैंक आप पढ़ते होंगे, आप ग्रेट फिशर बैंक, डांगर बैंक, इस तरीके से बैंक बनते हैं। जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर बैंक बनता है। और उस बैंक में क्या होता है कि जो प्लैंकटन होते आते हैं, प्लैंकटन दो तरीके, फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं वो पादप में आते हैं और जू प्लैंकटन जो होते हैं वो जंतु में आते हैं। तो फाइटोप्लैंकटन को खाने के लिए जू प्लैंकटन आते हैं, जू प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियाँ आती हैं। तो इस क्षेत्र में मछलियाँ जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में होती हैं और मछुआरे जाल डाल करके मछलियाँ पकड़ कर लेकर के चले जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या होता है ये बनता है। अब ये यहीं पर क्या हुआ, यहाँ पर मौसम जो होगा वो गर्म बन गया। अब ये गर्म बन गया तो कैसा हो गया, जब मौसम गर्म हुआ तो कैसा मौसम बन गया, जब मौसम गर्म बना तो यहाँ पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया और यहाँ पर जो पूरा पानी था वो इस जगह पर पूरा इकट्ठा हो जाता है। इस जगह पर पूरा पानी जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और इस पानी के इकट्ठा होने से ये वाला कैसा बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। इस बार ये वाला क्षेत्र लो प्रेशर का बन जाएगा। अब सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कहानी आप समझ गए। दिसंबर के बाद फिर जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर था। अब यही जो पानी था अब दिसंबर के बाद जनवरी में जो सूरज होगा यहाँ पर आएगा, फरवरी में आएगा, फिर मार्च में, फिर मार्च के महीने में फिर विषुवत रेखा की तरफ आ जाएगा। तो जो विषुवत रेखा की तरफ आता है तो यहाँ पर पवनें जो होती हैं वो इस तरीके से चलने लगती हैं। किस तरीके से? इस तरह से। अभी मैंने बताया ना कि अब जो सूरज जो था वो मार्च के महीने में यहाँ पर आ गया तो ITCZ का क्षेत्र इस तरीके से ऊपर की तरफ खिसकेगा। ऊपर देखिए, अगर जो आपको ITCZ का क्षेत्र नहीं समझ में आ रहा तो आपको बता दूं कि जहाँ पर सूरज लंबवत चमकता है वहाँ पर ITCZ का क्षेत्र बनता है। वहाँ पर हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर के ऊपर हो जाती है। उसका स्थान लेने के लिए आसपास से पवनें, व्यापारिक पवनें आती हैं। तो जब मार्च का महीना आया तो यहाँ से व्यापारिक पवनें कुछ इस तरीके से चलने लगी। कहाँ पर आई? इस तरीके से चलने लगी और चल करके कहाँ पर आ गई? विषुवत रेखा के क्षेत्र में आ गई। ये कैसा है? ये पानी कैसा है? ये गर्म ही है। ये पानी क्या है? गर्म है। ये गर्म पानी जो होता है मार्च के महीने में, यहाँ से आप देखेंगे तो स्थलाकृतियाँ कुछ ऐसी बनी हुई, यहाँ से होता हुआ, इस जगह से होता हुआ, जो ये टॉरेंस जल संधि है तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में, ऊपर से होता हुआ यहाँ पर ये जापान वगैरह से होती, ये इस तरीके से होता हुआ और यहाँ से होता हुआ यहाँ पर मलक्का जल संधि, मक्सार जल संधि, जाहौर जल संधि से होता हुआ जो पानी होता है वो कहाँ पर आ जाता है? वो आ जाता है हिंद महासागर में। कब? मार्च के महीने में। तो ये पानी कैसा है? गर्म है। ये पानी कैसा है? गर्म है, मतलब निम्न दाब का क्षेत्र है। तो जब पानी यहाँ से होता हुआ मार्च, अब क्योंकि मैंने बताया ना व्यापारिक पवनें इस तरीके से चलती हैं तो अपने साथ में पानी को भी ये साथ में लेकर के चली जाती हैं। जब पानी को लेकर के जाएंगी तो इस जगह से पानी होता हुआ हिंद महासागर में जब प्रवेश करता है, हिंद महासागर में जब प्रवेश कर जाता है तो ये कैसा होता है? ये मार्च के बाद अप्रैल के महीने में यहाँ पर वैसे तो हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है क्योंकि लो प्रेशर का क्षेत्र तो भारत में बन रहा होता है, लेकिन जो एक गर्म पानी यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर क्या हुआ? हिंद महासागर का पानी गर्म हो गया। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से समझिए, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो भारत में लो प्रेशर की बेल्ट बनती है और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरीके से आता है
और ऊपर की तरफ से जो ये वाला क्षेत्र थार का मरुस्थल और तिब्बत का पठार, ये लो प्रेशर के क्षेत्र होते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ पूर्वी जट ऊपर की ओर उठती है और यहाँ पर आकर के नीचे आती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये अब मई के बाद जून के आसपास की अप्रैल मई जून इस तरीके से महीने आ रहे हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरफ जाता है जून के महीने, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर की बेल्ट बनती है। और चूंकि ये जाता सीधे, लेकिन चूंकि यहाँ पर गोलार्ध चेंज होने की वजह से ये पौने जो होते हैं अपने दाएं किनारे पर मुड़ गई, इस वजह से यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आया। ये जो पौने जो यहाँ से जल था वो आ करके यहाँ पर आ गया। हिंद महासागर में हाई प्रेशर होना चाहिए था, हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन जो ये एल नीनो से आया हुआ जो जल है, हिंद प्रशांत महासागर से आया हुआ जल है, वो इसको क्या करता है, लो प्रेशर कर देता है, क्योंकि पानी गर्म है। अब चूंकि जब लो प्रेशर यहाँ पे ही हो गया, अगर जो जब हिंद महासागर में ही लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर है, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब हिंद महासागर पे लो प्रेशर जब आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं ऊपर की ओर नहीं जा पाती हैं। इस वजह से क्या होता है, भारत में मानसून की कमी होती है। इसलिए जब भी आप टर्म पढ़ते हैं तो जब भी आपको मतलब क्या पेपर में पढ़ते होंगे कि एल नीनो की वजह से मौसम प्रभावित, तो मानसून रहेगा हल्का, तो मानसून इसी वजह से हल्का रहता है क्योंकि यहाँ पर ये लो प्रेशर की बेल्ट हिंद महासागर में बनने लगती है। हिंद महासागर की लो प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो मानसूनी पवनें उत्तर की ओर जाना चाहिए, मतलब कि दक्षिण पश्चिम की ओर से जो भारत में प्रवेश करती हैं वो नहीं प्रवेश कर पाती, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लो प्रेशर बन जाता है। लेकिन इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, भारत में मानसून नहीं आया। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर के, हालांकि मैंने पहले भी बताया वही एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला एरिया मान लीजिए इस पे लो प्रेशर है, ये हम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक 5400 ग्रेड पे की जॉब है, एक 5400 ग्रेड पे की जॉब है, और यहाँ पर क्या है, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता। अब अगर जो आपको 5400 ग्रेड पे की जॉब वाले को बोला जाए कि 4200 ग्रेड पे चले जाइए, तो क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतना लो प्रेशर है, तो वहाँ पे क्या करने हो जाएगा, क्योंकि इसका लो प्रेशर, ये ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा लो प्रेशर है, इसलिए हवाएं उस तरफ नहीं जा पाते, और पूरा खेल प्रेशर का ही है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इस वजह से तो ये होता है। लेकिन जब तिब्बत का पठार और थार का मरुस्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो यहाँ से उठने वाली पूर्वी जेट जब यहाँ पर आती है और आ करके उतरती है कहाँ पर, विषुवत रेखा पर, तो ये यहाँ से उठने वाली जो पवनें थी उनको दबा देती है, इस लो प्रेशर को हाई प्रेशर में क्रिएट कर देती है। यहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ से फिर पवनें ऊपर की ओर चलती हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो इस यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ से उठने वाली पवनें, जब यहाँ से पवनें काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठने, पूर्वी जेट के रूप में कन्वेक्शन करंट की तरफ, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जब बारिश इन होगी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो जब यहाँ से उठने वाली पूर्वी जेट ऊपर की ओर से उठती हैं, ऊपर से उठने के बाद में यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर आने के बाद जब इस क्षेत्र में नीचे उतरती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, और प्रेशर डालने की वजह से फिर ये जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरीके से चलने लगता है, सर्किल बन जाता है। हवा में ऊपर की तरफ जाएंगे क्षोभ सीमा पर, तो यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो इस तरीके से चलते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और सतह पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरीके से चलने लग जाती हैं, तो ये मानसून रहता है। लेकिन जब भी आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो एल नीनो के प्रभाव से क्या होता है, एल नीनो के प्रभाव से मानसून जो होता है वो हल्का होता है। ये वही है, ये जब यहाँ पर प्रभावित हुआ था, एल नीनो का मतलब होता है ईसा मसीह का बच्चा। अब चूंकि ये दिसंबर की बात हो रही थी और उसी टाइम पर एल नीनो आता है, और इस वजह से क्या होता है कि बारिश इस क्षेत्र में तो होती है, लेकिन अब बाकी के क्षेत्र में सूखा हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। उसी टाइम पे चूंकि क्रिसमस आता है, तो लोगों को लगने लगा, मछुआरों के द्वारा दिया गया नाम स्पेनिश शब्द था, और आप जानिए कि एक टाइम पे यहाँ पर स्पेनिश राज करते थे, स्पेनिश भाषा का शब्द है। अब ये याद रखिएगा। अब यहीं पर क्या होता है कि दो जगह हैं, इसमें क्या होता है, प्रेशर को नापते हैं। इसमें एक है डार्विन जो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है डार्विन, और यहाँ पर फ्रेंच पॉलिनेशिया में एक शहर पड़ता है, इसको बोलते हैं ताहिती और डार्विन के बीच में प्रेशर को लेकर के ही इसका आकलन किया जाता है कि जो एल नीनो है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। डार्विन और ताहिती मतलब कि इसी के प्रेशर, ये दोनों शहर याद रखिएगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया में है, इन्हीं के आधार पर माना जाता है। अब चूंकि यहाँ से पौने ऊपर, अब चूंकि इसमें होगा क्या, जब महीना दिसंबर का होगा तो कैसा होगा, यहाँ से पौने दिसंबर के महीने में क्या होगा, पौने यहाँ से ऊपर उठेंगी, यहाँ से आकर के इस जगह पर आकर के नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगी।
मतलब कि एक तरीके से यहाँ से ऊपर उठ करके इस तरीके से चलता है। तो ये जो इस तरीके से चलता है इसको बोलते हैं वाकर सेल। बाकी सब मैं पहले बता चुका हूँ, हालांकि सब ज़्यादा आपको नहीं जानना है, मैं कोई इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ। मेन मकसद मेरा ये कि एल नीनो को बताना। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ एल नीनो होता क्या है। एल नीनो गर्म जलधारा है, बेसिक क्वेश्चन यही है। पेरू के तट के पास में पूर्वी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में होता क्या है कि यहाँ पर जब गर्मियों के मौसम में यहाँ पर काफ़ी गर्म जल इकट्ठा हो जाता है और इससे पेरू की जलधारा को विस्थापित हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है या कहीं उसको अपदस्थ कर देती है। यहाँ पर जो होती है गर्म जल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। ये गर्म जल जो होता है वो दिसंबर के महीने पर यहाँ इकट्ठा होता है। दिसंबर के बाद जैसे जैसे सूरज उत्तरायण की ओर आता है यह जल उत्तर की ओर मतलब कि व्यापारिक पवनों के साथ में उत्तर की ओर ये शिफ्ट होता है और उत्तर की ओर शिफ्ट होते हुए ये हिंद महासागर में प्रवेश कर जाता है। और इस हिंद महासागर में प्रवेश करने की वजह से ये हिंद महासागर में लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। और उस लो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि इस लो प्रेशर की वजह से जब जो व्यापारिक पवनें जो थी या जो मानसूनी हवाएं थी जो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश कर रही थी, क्योंकि हिंद महासागर में उच्च दबाव था, उस उच्च दबाव को निम्न दबाव जो उच्च दबाव का क्षेत्र बन रहा था उसको एल नीनो जो होता है अपदस्थ करके यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना देता है। इसकी वजह से व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इस वजह से भारत में मानसून जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। इसका ठीक उल्टा यही होगा कि जब ला नीना आएगा, ला नीना आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ये ठंडा पानी जब होता है, जब ये पानी ठंडा हो जाता है, इसका ठीक उल्टा तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ला नीना आता है तो ये मानसून जो होता है वो ये पानी जो होता है ठंडा हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। इसकी वजह से मानसून जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। चूँकि इसके पीछे कई कारण है, आपको दिमाग में आएगा कि पानी यहीं का क्यों गर्म हो रहा है, बाकी अटलांटिक भी सब कुछ है, यहीं पर क्यों गर्म हो रहा है, ये ऐसी कौन सी सिचुएशन बन गई। तो मैं आपको बता दूं कि जब दिसंबर के महीने में जो सूरज दक्षिणायन की स्थिति में होता है, एक तो हिंद महासागर सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर चूँकि जब सूरज उत्तरायण की स्थिति में होता है तो उत्तरायण के बाद जब सूरज दक्षिणायन की स्थिति में होता है तो सूरज 3 फरवरी के पास में पृथ्वी के सबसे पास होता है और दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा 7% जो है वो सूर्य तप अधिक प्राप्त करता है। इस वजह से दक्षिण का क्षेत्र होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और उत्तर का जो क्षेत्र होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया। और आपको मैं ये बता दूं कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ऐसा नहीं कि मानसून का जो ये होता है ये इसी तरफ से आता है। जो जल होता है गर्म जल कुछ अटलांटिक के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाता है और कुछ होता है इधर की तरफ आ जाता है। लेकिन मुख्य रूप से आपको यही जानना है कि यहाँ से होता हुआ इस क्षेत्र में आता है और यहाँ से होता हुआ ये स्थलाकृतियाँ कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि ये जो मानसून है सिर्फ यहीं इसी को नहीं प्रभावित करता है। इसकी एक धारा जो होती है वो दक्षिण की ओर आ जाती है और दक्षिण की ओर आ करके ऑस्ट्रेलिया की जो न्यू साउथ वेल्स की जलधारा उसको भी प्रभावित कर देती है। आगे की तरफ देखेंगे तो यही जो जलधारा होती है आगे चल करके सुसीमा की धारा और क्यूरियोसिटी की जलधारा को भी प्रभावित करती है। और आगे चल करके जो मैंने बताया ये जब हिंद महासागर में प्रवेश करती है तो इसको भी प्रभावित कर देती है और यहाँ का जो होता है हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। इस हाई प्रेशर के क्षेत्र की वजह से व्यापारिक पवनें नहीं जा पाती हैं और बारिश जो होती है वो नहीं होती है। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। यही एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव है। एल नीनो की जब आएगा तो भारत में मानसून जो होता है वो प्रभावित होता है, जब ला नीना आता है तो मानसून जो होता है वो अच्छा आता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, जो मैंने था सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो इससे रिलेटेड जो मानसून से रिलेटेड और भी जो वीडियो होंगे मैं और भी आपके सामने लेकर के आऊँगा। और भी जो टॉपिक अच्छे से रहेंगे जिनको थोड़ा समझाने लायक रहेंगे, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खास करके जब भारत में ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक कह सकते हैं जो इससे पहले की जो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट थी उसका एक अपडेटेड वर्जन है जिसमें आप लोग अच्छे से इसको करेंगे तो और ज्योग्राफी के और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।